हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमआरएस मैम रेजोनेंस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी आज आपके सामने 25 जैन की शिफ्ट 1 में होने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स के बताए गए क्वेश्चन जो उनको याद थे, पेपर में अटेम्प्ट किए गए थे, उनको हमने यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश की है और बताए गए स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पर जो जो क्वेश्चंस आए गए थे हम उनको यहाँ एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज का जो ऑर्गेनिक का जो पेपर था वो काफ़ी ईजियर साइड में था। यदि हम कहें तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं था कि जिसमें डिबेट हो या फिर बहुत ज़्यादा टफ हो। ये कह सकते हैं कि अगेन दैट पेपर इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो हम यदि देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ने बताया था कि मिथाइल के तीनों डेरिवेटिव 2 डिग्री मिथाइलमाइन, डाईमिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन, ट्राईमिथाइलमाइन और अमोनिया की बेसिसिटी का ऑर्डर हमसे कंपेयर करवाया गया था और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, आइदर ना एक्वस मीडियम ना ही गैसियस फेज। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम आपको पढ़ाते हैं कि बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट एमाइंस आर कंपेयर्ड इन एक्वस मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। हम सभी को क्लास में पढ़ाया गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी है कि R बराबर मिथाइल हो और आपको उनका Kb का ऑर्डर पूछा जाए तो हम ऑर्डर लिखते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमोनिया। रीजन होता है कि जो 2 डिग्री होता है उसमें दोनों फैक्टर कंबाइंड होते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट प्लस I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री में सॉल्वेशन इफेक्ट बिकम मोर डोमिनेटिंग देन 3 डिग्री अमाइंस। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। और 3 डिग्री अमाइन में सॉल्वेशन इफेक्ट थोड़ा लेस डोमिनेटिंग हो जाता है, ओनली ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अमोनिया में सबसे लेस प्लस आई इफेक्ट, एक तरह से प्लस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल है उसमें। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो लेट्स चेक दिस ऑप्शंस, जिसमें मिथाइल 2 डिग्री मिथाइल, 2 डिग्री मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड अमोनिया। हमारे डेटा को ये ऑप्शन मैच करता है, तो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी 1। बट चलिए चेक कर लेते हैं सेकंड में सबसे पहले 3 डिग्री को दे रखा है, अमोनिया को दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, अमोनिया फिर 2 डिग्री, तो ये ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो गए। तो एक बहुत ही सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपली कि आपको मिथाइल एमाइन की एक्वस मीडियम यानी सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना था। दैट्स व्हाई आंसर इज 1। हम इसका यदि सॉल्यूशन देखें, इन केस ऑफ 2 डिग्री मिथाइल एमाइन देयर विल बी अ ऑप्टिमम प्लस आई एंड सॉल्वेशन, व्हाइल इन 1 डिग्री मिथाइल मोर सिग्निफिकेंट हाइड्रेशन देन 3 डिग्री अमाइंस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन दैट क्वेश्चन इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से दिया गया था 11th क्लास के में। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हमको लिखा हुआ था एन हेप्टेन, जो आपको मैं पहले ही बता चुकी, ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बेसिस पर ही बनाए गए क्वेश्चंस हैं। एन हेप्टेन को किस रिएजेंट के साथ गर्म रिएक्ट करवाएं कि वो टोलुइन में चेंज हो जाए, and then now toluene react with which reagent which change into benzoic acid। क्वेश्चन में पूछा गया था identify reagent A and B for this reaction sequence। हम एनसीईआरटी में ये एक रिएक्शन दी हुई है और हम आपको पढ़ाते भी हैं हाइड्रोकार्बन में कि जो हेप्टेन्स और एल्केन्स होते हैं, एल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, एसाइक्लिक कंपाउंड, उनको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ गर्म करें एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो पहले उनका साइक्लाइजेशन होता है, देन ऑन फर्दर हीटिंग दैट विल चेंज इनटू एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ एक ऑप्शंस में ये रिएक्शंस है, तो यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, यहाँ पे V2O3 दे रखा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। Second reagent is oxidizing agent which change into CH3 into carboxylic acid. That is a KMnO4. But B2O3 is wrong. M2O3, this is molybdenum oxide at very high temperature also react with KMnO4H+.
This is the correct information for the conversion of this toluene into benzoic acid and N-heptane into toluene. Aluminium chloride with HCl, no. That is Al2O3, alumina. KMnO4 OH माइनस एंड PCC, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. PCC टोलुइन का ऑक्सीडेशन नहीं करता. तो जो सेकंड क्वेश्चन आया था आपके हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीडेशन का एक मिक्स क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल है, इसलिए इसका आंसर होगा 2. यदि हम इसको एनसीईआरटी से देखें तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि एन हेप्टेन को क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ 773 केल्विन पर और 10 to 20 atm प्रेशर पे गर्म करते हैं तो दैट विल चेंज इनटू एरोमेटिक रिंग टोलुइन and that toluene with KMnO4H plus change into benzoic acid, which given in options second. Again third question, ये previous years का repeated questions है, काफ़ी बार ये repeat हो चुका है, बहुत बार जेई मेन में ये क्वेश्चंस आ भी चुका है और हम लोग जब क्लास में पढ़ाते तो आपको बताते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, क्यूमीन. जब क्यूमीन की O2 के साथ गर्म करते हैं तो वो क्यूमीन पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है एंड नाउ दिस क्यूमीन पेरोक्साइड हाइड्रोलाइज इनटू द प्रोडक्ट B and C. वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रिएक्शंस. क्यूमीन फर्स्ट रिएक्ट विद O2 एंड चेंज इनटू क्यूमीन पेरोक्साइड. ये क्यूमीन पेरोक्साइड बन गया और क्यूमीन पेरोक्साइड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन. सभी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व किए होंगे तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है. नाउ दिस क्यूमीन पेरोक्साइड फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू फिनॉल एंड एसीटोन. एक ऑप्शन में क्यूमीन पेरोक्साइड था बट एसीटोफिनॉल एंड वाटर. एक में फिनॉल एसीटोन बट एक इस तरह का प्रोडक्ट भी बना के दे रखा था, ये भी गलत है. लास्ट वाले में भी गलत है. तो हमारे A, B and C 3 तरह के प्रोडक्ट्स तरह से पूछे गए थे जो किस ऑप्शन में मैच करते हैं, फर्स्ट में. दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज अ सिंगल चॉइस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट. क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू क्यूमीन पेरोक्साइड. सभी को क्लास में पढ़ाई गई रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. एंड दैट हाइड्रोलाइज इनटू फिनॉल एंड एसीटोन. A, B, C. ये क्वेश्चन इजियर साइड में था. स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर एंड ऑल 4 ऑप्शंस हैज ब्यूटेन कॉन्फॉर्मर. दिस इज द कॉन्फॉर्मर स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन विद एंटी फॉर्म. कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है ये, एंटी कॉन्फॉर्मेशन. दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है. ये है गॉश फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म, फुल्ली एक्लिप्स, और ये वाला फॉर्म था पार्शियल एक्लिप्स. आप सभी ने जिन भी स्टूडेंट से पेपर दिया होगा और जो देने वाले हैं, बहुत इजी साइड में ये क्वेश्चन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का. चारों ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स दिए गए थे, हम आपको क्लास में भी कराते हैं एग्जाम्पल. और क्वेश्चन में पूछा था मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, तो बहुत ही इजी है. हम सभी जानते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में, स्टैगर्ड और एक्लिप्स में यदि हम देखें तो ऑलवेज स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग. अब आया 2 ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें दोनों में स्टैगर्ड फॉर्म है. नाउ स्टैगर्ड फॉर्म एंटी जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसमें CH3 CH3 के बीच कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बल्कि दोनों ही sp3 टेट्राहाइड्रल शेप के हैं. तो इनके बीच में क्या लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग. एंड सच टाइप ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग नॉट पॉसिबल इन एंटी फॉर्म. देयर इज नो स्टेरिक क्राउडिंग, नो बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ना तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग है, ना इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन है. तो इन दोनों फैक्टर से जितना रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा. यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो गॉश फॉर्म, एंटी फॉर्म, गॉश फॉर्म, देन पार्शियल एक्लिप्स और देन फुल्ली एक्लिप्स. तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर पूछा था, बहुत इजी साइड का क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा.
एंटी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मल्टीपल रिएक्शंस वाला एक क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इसमें 4-5 इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस वाइज लिखी हुई थी इस तरह से, जो एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है मिथाइल के पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रोटोलुइन। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि यहाँ IUPAC नेम गिवन था और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे स्ट्रक्चर गिवन है। पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन पर हमने सबसे पहले कराया ब्रोमीन। हम सभी जानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड इफ ब्रोमीन इज गिवन देन दिस इज अ ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, and bromination is a electrophilic substitution reaction which depend upon directive effect. Methyl is a activating group and nitro is a deactivating group. Because this apply minus M effect on benzene, this apply plus I and HC effect. This is a activating group, that's why for the next step it is a director. और इसके डायरेक्शन से ये चेंज हो गया आपके पैर ऑर्थो पर Br. This is the first step. Now the next step is SnHCl. This is a very common, बहुत previous year के questions में आपने sheet solve की होगी, उसमें बहुत NCERT में सभी में एक basic लिखा हुआ है SnHCl, FeHCl. This metal reduce nitro group into NH2. This is a reducing agent, and this nitro group reduce into NH2 and change into aniline derivative. And now this aniline derivative NaNO2HCl, or we can say nitrous acid. And we all know that aromatic compounds aniline show diazotization with nitrous acid. Nitrous acid के साथ ये diazotization show करेगा। यहाँ पर Br और यहाँ इसका आ जाएगा N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। This benzene diazonium chloride on applying H3PO2. H3PO2 hypophosphorus acid is the reagent which itself get oxidized into phosphoric acid but reduce benzene diazonium chloride into benzene. तो ये इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू फास्फोरस एसिड। ये भी हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में, इवन सभी स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड द लास्ट स्टेप इज KMnO4H+. KMnO4H+ is the strongest oxidizing agent which oxidize CH3 into carboxylic acid. यदि मैं इन सारे सीक्वेंस की रिएक्शन को स्टेप टू स्टेप फॉलो करती हूँ तो लास्ट में मेरे पास मिलता है ऑर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड। लेट्स चेक दिस स्ट्रक्चर इन ऑप्शंस। ओके, फाइंड आउट एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट वाले में CH3 है, Br है, यानी कि यहां तक का स्टेप दिया हुआ है और उसने लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट, यानी कि इन्होंने KMnO4H+ का ऑक्सीडेशन नहीं करवाया। ओके, लास्ट वाले में Br की पोजीशन मेटा हो गई। यहां पे ये आंसर क्या आपके इस सॉल्यूशन से मैच कर रहा है? राइट। एंड द लास्ट वन इज पैरा ब्रोमो, बिकॉज दैट ब्रोमिनेशन ऑलरेडी टेक प्लेस एट पैरानाइट्रोटोलुइन। तो जब आप ब्रोमिनेशन करोगे तो मिथाइल CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, बिकॉज द डायरेक्टर इज मिथाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन पावर, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके बेसिस पर यदि हम देखते हैं तो आंसर आपका मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, दैट्स व्हाई आंसर रिमेन 3। ओके, ये भी एक रिएक्शंस इतनी सारी हैं कि स्टूडेंट्स हो सकता है परेशान हो जाए कि इतने स्टेप्स हैं, लेकिन यदि आप इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो रिएक्शंस बहुत सारे स्टेप्स इजी हैं। इस तरह के मल्टीपल रिएक्शंस का एक क्वेश्चन आया था, ये इसको हमने पूरा स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज ब्रोमिनेशन, देन रिडक्शन, डाइएजोटाइजेशन एंड H3PO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी JEE मेन में ये आया था। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में रिड्यूस करता है एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज।
into phosphorus acid, which further oxidize methyl into benzoic acid. Okay, ये एक 12th का aromatic compound chapter का एक question था. Okay, now next question number 6. Again memory based question according to student. एक क्वेश्चन पूछा गया था एराइल हैलाइड का, जिसमें हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फास्टेस्ट पूछा है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी एराइल हैलाइड में. हम सभी जानते हैं एराइल हैलाइड में SN1 तो होता ही नहीं. एराइल हैलाइड में यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो कौन सी मैकेनिज्म से होता है? ArSN2. नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में एराइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर आइदर SN1 एंड SN2. तो इसमें मैकेनिज्म तो होती है ArSN2, एंड ArSN2 की जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है -I - M इफेक्ट से, और +I + M से रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है. क्योंकि हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट. यदि आपके पास यहाँ हेलोजन है और उसके किसी भी साइड पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जितना -I - M का होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने पर न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा. तो हम पढ़ चुके हैं जितना -I - M ज्यादा होगा ArSN2. और व्हाट इज ArSN2? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, ये हम इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी ड्यूरिंग द लेक्चर हम पढ़ते हैं. अब चलो इसको अप्लाई करते हैं ऑप्शंस पे. हमसे पूछा है फास्टेस्ट रेट एंड ऑल ऑप्शंस हैव क्लोरोबेंजीन, मींस हियर लीविंग ग्रुप इज हेलोजन. Leaving group halogen is common in every option. Here one extra group is there at para position where it applying -M effect. Here one nitro but present on ortho position, that is also have -M effect. Nitro group on meta position apply only -I effect. But two nitro, one is on ortho position and another one is para position, both show -M effect. Then in which option -M effect are more? Which aryl halide is most electron deficient? जितना aryl halide deficient होगा न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ उतना ही तेजी से अट्रैक्ट होगा. Then further step will become fast. तो हमसे पूछा है फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा? 4th. और यदि हम सपोज इन चारों में ऑर्डर भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑर्डर की पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं इस तरह से ऑप्शन में पूछा था. यदि सपोज हमसे ऑर्डर भी पूछा गया हो तो हम ऑर्डर वाइज यदि लिखें 4. अब आता है 4 के बाद इन दोनों में -M इफेक्ट है, और -M इफेक्ट नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस. तो जितना M इफेक्ट ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे लगेगा. देन वी कंपेयर दिस इफेक्ट बाय -I, एंड -I इफेक्ट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस. जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उस लीविंग ग्रुप के जस्ट बगल में ही -I लग रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ज्यादा. 2 then 1 then 3, यानी कि डाइनाइट्रो देन ऑर्थोनाइट्रो पैरानाइट्रो देन मेटानाइट्रो. मैं आपको बात वापस रिपीट कर रही हूँ. ये जो हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं ये स्टूडेंट के द्वारा बताए गए इंफॉर्मेशन से ही बनाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट देयर इज वन क्वेश्चन based on nucleophilic substitution in chlorobenzene with nitro group. Some are saying that कि आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें ऑर्डर भी पूछा गया था. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये इस तरह के क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज किया. ऑर्डर भी यदि पूछता है तो डाइनाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो, पैरानाइट्रो एंड अनदर वन इज मेटानाइट्रो भी ऑर्डर में हो सकता है. ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था एराइल हैलाइड वाले चैप्टर से. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ArSN2 की जो रेट होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज होती है, जो जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन की. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट?
एक बहुत ही बढ़िया सा बेसिक क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से पूछा गया था अबाउट द एंटीबायोटिक्स। पेपर में एंटीबायोटिक्स के स्टार्टिंग के पैराग्राफ से पूरी लाइंस गिवन थी। पूछा था आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एंटीबायोटिक्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। पहली लाइन थी, क्या एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंटीबायोटिक्स लिए ही इसलिए जाते हैं कि वो हमारे बॉडी में डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेट्स को डिक्रीज कर सकें। यहाँ पे लिखा हुआ था प्रमोट, तो पहली ही लाइन इनकरेक्ट है। फिर भी चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। Antibiotics inhibit the growth of destroy microorganisms by intervening in their metabolic process। बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट करेंगी, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ डिक्रीज होगी और धीरे धीरे उनका इफेक्ट बॉडी में डिक्रीज होता जाएगा। Antibiotics are used as a drugs to treat infections because of their low toxicity। बिल्कुल राइट है। Some purely synthetic compounds have antibacterial activity। राइट, ये प्योरली एनसीईआरटी से गिवन एक लाइंस थी। आपसे पूछा था इनकरेक्ट, उसमें इजी क्वेश्चंस था क्योंकि ऑब्वियस है एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है, ड्रग्स है जो इन्फेक्शंस के टाइम पे ली जाती है, तो ऑब्वियस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, उसको स्टॉप करेगा। तो यदि हम इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा ईजियर साइड में जा सकता है। हो सकता है कई बच्चों को स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हों तो ये उनका गलत भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ईजियर साइड में था। ओके, एंड 8th वेरी गुड क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, एक साइड में आपको स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी, दूसरी साइड में उनके एनोमर्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स गिवन थे। तो पहले हम मैच द कॉलम 2 में नाम देखते हैं। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, हम सभी जानते हैं फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज एक 5 मेंबर्ड रिंग के लिए बोलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज हम इस वाली रिंग के कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे, ठीक है। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये 4 नेम थे। अब आपको चारों ऑप्शंस में स्ट्रक्चर हैं। हाउ टू डिसाइड दैट अल्फा एंड बीटा, ये हम ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाते हैं, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है, दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन पर OH यदि डाउनवर्ड है, और आप देखिए सेकंड पे थर्ड का OH ऊपर है, फोर्थ बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पाइरेनोज, एंड दिस OH ग्रुप शो दिस इज अल्फा। तो दिस इज अल्फा पाइरेनोज रिंग। तो चेक करते हैं अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। Another one is exactly same structure but OH group given in upper side. If OH group is given in upper side, this structure is beta. And 6-membered ring with oxygen, this is again pyranose ring. Then matching of the second structure should be beta D glucose. The complete arrangement of OH show that this is a glucose and this glucose match with beta D glucopyranose. This is a 5-membered ring. This is a furanose ring and again anomeric carbon पर OH ऊपर है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा? बीटा। एंड दिस मैच विद बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, क्योंकि और कोई नाम उन्होंने ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, बस जस्ट बोला हुआ था फ्रक्टोफ्यूरेनोज। एंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर एग्जैक्टली सेम, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ OH आर डिफरेंट एट दिस कार्बन। और जब OH का अरेंजमेंट डिफरेंट है, डाउनवर्ड है, तो इसकी मैचिंग किससे होगी? C से। तो एक मैचिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रक्चर्स गिवन थी बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, इजियर साइड में ही है, जस्ट नेम गिवन है, आपको मैच करना था। तो हम इस मैचिंग को यदि सर्च करते हैं तो फर्स्ट की मैचिंग हुई थी B से। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट की मैचिंग हुई है B से, फर्स्ट की मैचिंग B से, सेकंड का D से, थर्ड का A से, फोर्थ का C से, अभी हमने देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हम एनसीईआरटी में दी हुई हैं, हमने आपको पढ़ाई भी हैं, और आप इवन सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। अगेन गिवन स्ट्रक्चर है सारी, सीधा उसका मैच द कॉलम है। ये इसका सॉल्यूशन में सारी स्ट्रक्चर्स की मैचिंग आपको लिखी हुई थी। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के एनोमर्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। एंड लास्ट वन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है, एसिटेल एंड कीटेल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एसिटेल और कीटेल होते हैं, व्हाट इज एसिटेल एंड कीटेल? RHOROR. If H is given on this carbon having two OR group, this is known as acetal. But if both are RR, then this is known as ketal. Acetal and ketal immediately hydrolyze in acidic medium. कैसे? यदि आपके पास वाटर भी है और एसिडिक मीडियम भी है, तो एसिडिक मीडियम में तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और ये क्या है H+, खाली ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे ही हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो H+ है ये इसके पास जाएगा बाय द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताइए, इसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि अपन सभी जानते हैं प्रोटोनेटेड OH ग्रुप इज अनस्टेबल एंड दैट बिकम अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये यहाँ से इसको छोड़ के चला जाएगा और जैसे इसको छोड़ के जाएगा यहाँ से उसकी जगह कौन आ जाएगा? वाटर, RCrOH, फिर OR। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये वाले का प्रोटोनेशन होगा, हम सीधा लिख देते हैं। जो एसिडिक मीडियम में जो OR होता है उसके प्रोटोनेशन से क्या हो जाता है? उसका प्रोटोनेशन होने के बाद वो एक और अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना जल्दी बॉन्ड को छोड़ के जाएगा, ये अपना लोन पेयर देगा और इसके साथ किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन। That's why we are saying this is a acetal and ketal. if वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिटेल, कीटोन प्रोड्यूस कर रहा है तो कीटेल। क्वेश्चन था एसिटेल एंड कीटेल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो ये लाइन सही है, क्योंकि एसिटेल और कीटेल का कौन से मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाता है? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में वो इमीडिएटली हाइड्रोलाइज होके एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीजेज, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अब एक क्वेश्चन को देखिए, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? यदि लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ गई तो लिविंग ग्रुप बढ़ने से ये बेटा ये लिविंग ग्रुप पे निकलेगा और जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, रिएक्शन करेगा इमीडिएटली और रिएक्शन कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है। तो बेटा लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन बढ़ रहा है, रिएक्शन रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो यदि हम इसको मैच करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर शुड बी 3। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये अपने ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चंस हमें बताए गए थे, जिन्हें हमने आपके सामने समराइज किया, एक्सप्लेन किया और आई होप सभी का पेपर जिन्होंने दिया वो अच्छा हुआ होगा। जो पेपर दे चुके हैं वो पैनिक ना हो, नेक्स्ट अपने आगे फर्दर स्टडी के लिए तैयारी करें, अभी आपके पास एक चांस और है। और जो बच्चे अभी जिनका पेपर रिमेनिंग है 28, 29 से 29, 30, 31 से अच्छे से NCERT की लाइन टू लाइन कुछ चैप्टर्स की पढ़ के जाएं। NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ। अपने ऊपर फेथ रखिए, आपके साथ ऑलवेज गुड ही होगा। थैंक यू। मेरी तरफ से सभी के लिए बेस्ट विशेस। जिन्होंने पेपर दे दिया और जो पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।